वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 का हम लोग अब क्वेश्चन 1 देखते हैं। इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। तो यानी कि सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। गिवन एंगल कितना है 20। तो हम लिखते हैं लेट द कॉम्प्लीमेंट बी एक्स। लेट द कॉम्प्लीमेंट बी एक्स डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है 190 होता है। तो x डिग्री प्लस 20 डिग्री, आपको डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? तो आपको x को अकेला छोड़ना है, हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो 20 प्लस में है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो चला जाएगा माइनस में। तो 90 माइनस 2 यानी कि 70। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या आ गई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू आ गई 70। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 70 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आ गया 70। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें एंगल दिख रखा है 63। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम मान लेते हैं x। तो आप लिखें लेट द कॉम्प्लीमेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। तो आपने क्या माना x डिग्री माना। आपको गिवन कितना है 63। तो x प्लस 63 इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है। तो x को अकेला छोड़ेंगे और 63 को इक्वल टू से दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 90 में से जब हम 63 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया 27। सी पार्ट में हमें 57 दे रखा है। तो 57 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम तरीके से हम लिखेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट बी एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट x है और एंगल हमें 57 गिवन है। तो x प्लस 57 इज इक्वल्स टू क्या करोगे 90 करोगे। तो x में से x को अकेला छोड़ोगे, फिर उसके बाद 57 इक्वल टू से दूसरी तरफ भेज दोगे। तो 90 डिग्री में से जब आप 57 डिग्री को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 10 में से 7 गया 3 बचा, और फिर 8 में से 5 गया, 8 में से 5 जाएगा तो फिर से क्या बचेगा 3। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ गया 33। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये हमने निकाल दिया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सप्लीमेंट बताना है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम क्या होता है? सम होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का 180 डिग्री। यानी कि जो भी हमें एंगल्स दिए हैं उसमें से हम लोगों को बचा हुआ एंगल बताना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम इस तरीके से लिखेंगे लेट द सप्लीमेंट बी एक्स। लेट सप्लीमेंट बी एक्स। सप्लीमेंट को हम लोग x मान लें अगर, तो 105 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो x को अगर आप अकेला छोड़ोगे तो 105 इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब हम इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। 180 में से 105 को माइनस करेंगे तो देखो ये इधर 7 बचेगा और इधर हो जाएगा 10। 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 0 जाएगा 7 और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 75। तो हमारा इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया 75। हमारे पास यहाँ पर सप्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट देखो 87 है। तो फिर से हम सेम चीज़ करेंगे लेट द सप्लीमेंट बी एक्स। तो 87
प्लस एक्स इज़ इक्वल्स टू 180। तो x को आप अकेला छोड़ोगे तो 180 में से आप 87 को माइनस करोगे। 187 में से 87 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, देखो ऐसे कर देते हैं, 10 में से 7 जाएगा 3 और फिर यहाँ पे 7 यानी कि 17 में से हमारे पास जब 8 जाएगा तो 9 बचेगा। तो हमारा यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 93। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 93 आ गई। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 154। तो हम इसमें भी क्या करें, लेट द सप्लीमेंट बी x। तो सप्लीमेंट को हम लोग क्या लेंगे, सप्लीमेंट को हम लोग ले लेते हैं x और हमारे पास एंगल क्या है 154। तो 154 प्लस x इज़ इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 154 को माइनस कर दो, 6 बचा 2। ठीक है, तो यानी कि क्या आ गया 26। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 26 डिग्री आ गई। तो हमने इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस देखे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 का आप हम क्वेश्चन 3 देख रहे हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम क्या होता है 90, जिनका सम 90 होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और सम अगर 180 है तो वो वाले एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इनको ऐड करके देख लेंगे। तो 65 और 115 को जब हम ऐड करेंगे, 65 और 115 इनको हमने ऐड किया तो 5 + 5 10 कैरी 1, 6 7 8 और 1, तो क्या आ गया 180। 180 क्या होता है, 180 होता है सप्लीमेंटरी। ठीक है, तो ये कैसा एंगल है, ये एक मतलब ये दोनों ऐड करके सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। अब सेकंड पार्ट है 63 और 27। तो 63 और 27 को ऐड करके देख लो। 7 + 3 10 कैरी 1, 6 7 8 9, तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंटरी एंगल। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है 112 और 68, इनको ऐड करते हैं। 8 + 2 10, 6 + 1 7 और 8 और 1, तो ये क्या हुआ, ये वाला तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला हमारे पास सप्लीमेंट्री आ गया। तो आप लोग क्या लिख देंगे, आप इसके आगे सप्लीमेंट्री एंगल लिख देंगे। तो आप लिख देंगे सप्लीमेंटरी। नेक्स्ट है 130 और 50, ऐड कर दो, 0 और 0 ऐड होंगे तो 0 ही आएगा। 5 और 3 8 और 1, क्या हो गया, ये वाला भी सप्लीमेंटरी हो गया है ना। तो ऐड करके बताना है। और 45 तो भाई हमें पता है, इनको ऐड करके हमारे पास 90 आता है। और 90 कैसा है, 90 इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप इसके आगे क्या लिख देंगे, इसके आगे सिंपल सा आप लोग लिख देंगे कॉम्प्लीमेंटरी। तो ये हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, एक पार्ट और है। तो 80 + 10 सिंपल सा 90, और 90 भी क्या है, 90 भी है कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप इस पे कॉम्प्लीमेंटरी लिख दो। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। फाइंड द एंगल्स विच आर इक्वल टू देयर कॉम्प्लीमेंट। तो वो एंगल बताने हैं जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होते हैं। तो ये आप लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग लेते हैं लेट द एंगल भी x, भी नहीं b। तो आप लिखेंगे लेट द एंगल बी x। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे फिर उसके बाद, क्योंकि दो एंगल्स हैं तो x और x को ऐड कर देंगे 90 के बराबर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट 2x इज इक्वल्स टू 90 कर देंगे और x क्या हो जाएगा 90/2। क्यों? क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जा करके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45। ये वाला क्वेश्चन ना इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछने के बहुत चांसेस हैं इसके। तो देखो इसमें हमें क्या बताना था कि भाई दो एंगल्स कौन से होंगे सेम टू सेम जिनका हम सम करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो हमने एंगल x मान लिया, x प्लस x किया तो 2x और x की वैल्यू 45 आ गई। क्वेश्चन 5 है फाइंड द एंगल विच आर इक्वल टू देयर सप्लीमेंट। तो अब फिर से सेम चीज़, लेट द एंगल बी x, सप्लीमेंट होता है 180, तो x प्लस x इज इक्वल्स टू 180। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही 2x इज इक्वल्स टू 180, x को अकेला छोड़ोगे इक्वल टू से दूसरी तरफ लेके जाओगे, 2 9 ज़ा 80, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 90। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, एंगल विच आर इक्वल टू देयर सप्लीमेंट, तो भाई ये हो जाएगा आंसर इसका 90। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक फिगर गिवन है आपको, इन द गिवन फिगर एंगल 1 और एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करने के बाद 180 आ रहा है। अब आपसे बोला गया है इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज्ड, मतलब एंगल 1 को कम कर दिया। सपोज़ करो कि पहले जो था एंगल 1 वो 90 था, फिर आपने इसको 90 की जगह 80 कर दिया, तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो एंगल 2 में क्या प्लेस होगा, मतलब क्या चेंज होगा एंगल 2 में। तो देखो इनका सम तो 180 ही हमें करना पड़ेगा। तो एंगल 2 अगर पहले 90 था और एंगल 1 भी 90 था और अब मैंने एंगल 1 को 80 कर दिया, तो एंगल 2 को ना मुझे 10 बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि अब मुझे एंगल 1 को 100 करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दोनों का सम तो 180 ही लाना है। तो अगर मैं एक एंगल को घटाऊंगी ना तो मुझे दूसरे एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सम तो 180 ही लाना है। तो क्वेश्चन आया समझ कि भाई इन दोनों एंगल्स का सम 180 था। अब अगर मैंने एंगल 1 घटा दिया तो एंगल 2 की वैल्यू का क्या होगा, एंगल 2 की वैल्यू को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सम दोनों का 180 ही मुझे अल्टीमेटली रखना है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो है वो 180 है। इफ़ एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, इफ़ एंगल 1 को अगर मैं डिक्रीज़ करूँगी तो एंगल 2 को मुझे इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा। हैंस एंगल पेयर रिमेन्स सप्लीमेंट्री। तो क्योंकि मुझे एंगल के पेयर को इन दोनों को ऐड करके 180 ही लाना है, तो अगर मैंने एक घटाया तो दूसरे को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो यहाँ देखो कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जैसे कि 89 है ना, 88, 87, 33, 45, बस 90 से छोटा होना चाहिए। तो जो एंगल 90 से छोटा होता है ना वो एंगल एक्यूट होता है, लेस देन 90 डिग्री। ये होते हैं एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 91 से लेकर के 179 तक ये सारे के सारे ऑब्ट्यूज हैं। और राइट एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल जो है वो होता है 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 को हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्यूट क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज क्या होते हैं और राइट क्या होता है। अब हमें बोला गया है इफ़ 2 एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों एक्यूट हो?
तो यानी कि अगर 90 से छोटे दोनों के दोनों एंगल्स हों तो क्या उनका सम 180 आ सकता है? तो भाई नहीं आ सकता, क्योंकि 90 आने मतलब 180 आने के लिए कम से कम दोनों एंगल्स तो 90 तो होने ही चाहिए। 90 से अगर दोनों के दोनों छोटे हैं ना तो भाई 180 उनका सम नहीं आ सकता। आप देखो 89 और 89 का भी सम कर लोगे ना तो भी वो क्या रहेगा, वो 178 ही बन पाएगा, है ना। तो 90 से अगर छोटे होंगे ना कि दोनों के दोनों एंगल 90 से छोटे हैं तो भाई सप्लीमेंट्री नहीं बन पाएंगे। अगर दोनों के दोनों ऑब्ट्यूज हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री बन पाएंगे? चलो करके देखते हैं। ऑब्ट्यूज यानी कि 180 से कम, तो 179 और 105, क्या 179 और 105 ऑब्ट्यूज हो करके क्या 180 होंगे? नहीं, 180 से बड़े हो जाएंगे ये दोनों। तो इसका मतलब ये भी 180 के बराबर नहीं होंगे। इसलिए अगर दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज हैं तो वो दोनों मिलकर के भी सप्लीमेंट्री नहीं बन पाएंगे। बट क्या है, दोनों एंगल अगर 90 हैं तो क्या सप्लीमेंट्री यानी कि 180 बन रहा है? तो भाई ये तो बन रहा है। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट का आंसर यस है, क्योंकि अगर दोनों के दोनों 90 हैं तो 180 बन रहा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं और ये ऐसे करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। वैसे ये जो ब्लू में है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको यहाँ से ही समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 75। एक एंगल जो है वो 75 से जो है ना ग्रेटर है। इज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन, मैंने 75 बोल दिया ना। एक एंगल है जो कि 45 से बड़ा है, मतलब एंगल हम लोग x मान लेते हैं, तो हम लिख देते हैं लेट द एंगल बी x। तो एंगल को ना हम लोग x सपोज करो मान लेते हैं। हमें बोला है एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45, तो x जो है वो 45 से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल्स को ऐड करके 90 आए। तो लेट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x, लेट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x बी y। तो x का कॉम्प्लीमेंट्री y है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक चीज़ आपको जो समझनी है, ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है सपोज करो वो y है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x प्लस y किसके बराबर होना चाहिए? 90 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 होता है। अब हमें ये बात समझ में आई है कि x जो है वो 90 से बड़ा है, तो भाई y क्या होना चाहिए? y क्या होना चाहिए? तो अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मानूं और x जो है वो 45 से बड़ा है, तो x की वैल्यू सपोज करो मैंने रख दी कि 46 ही रख दी मैंने, और y की वैल्यू अगर मैं निकाल के देखूं तो y क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 46, यानी कि y आ जाएगा 44, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमें पूछा गया है इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45, इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो हमने देखा कि 44 आया है, हम कोई भी वैल्यू रख सकते थे, तो आंसर आएगा इट्स कॉम्प्लीमेंट्री विल बी लेस देन 45। क्यों? क्योंकि मैंने आपको करके दिखाया कि भाई 45 और 45 ऐड करके 90 बनते हैं, बट अगर एक नंबर 45 से बड़ा है ना तो दूसरे वाले को 45 से छोटा होना पड़ेगा, तभी जुड़ करके 90 बनेगा, अदरवाइज 90 से बड़ा बन जाएगा। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 180 वाले में भी देखा था। तो अगर एक नंबर 45 से बड़ा है और तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 से छोटा ही होगा ऑलवेज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री तो उनका सम क्या होगा? ये तो हम बहुत देर से देख रहे हैं ना कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम क्या होता है। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
तो उनका सम क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, 90 होता है यार। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो क्या होता है, जल्दी से फटाफट से बताओ, 180 होता है ना उनका सम। अब हमसे पूछा गया है इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अभी आपको मैं समझा देती हूँ। वैसे मैंने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसमें बताया एडजेसेंट पेयर एंगल कौन से होते हैं। सपोज करो इस तरीके की एक फिगर बन रही है, ठीक है, ये वाली ऐसे करके बनाए थे, बिल्कुल सिंपल, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको ओ नाम देते हैं, ए बी सी डी। तो भाई इसमें हमें ये बता रखा है कि भाई अगर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो हमें इसके लिए एक ही एंगल लेना पड़ेगा बस, सप्लीमेंट्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये एडजेसेंट होते हैं, अगल बगल वाले, ये दोनों एंगल अगल बगल वाले हैं। एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी ये एडजेसेंट, यानी कि इनका जो पेयर, एक रो होती है ना, ये वाली जो रे होती है ये कॉमन होती है। कॉमन रे वाले जो एंगल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट एंगल अगर सप्लीमेंट्री है, यानी कि एडजेसेंट एंगल जो हैं उनका सम 180 बन रहा है, तो यही चीज़ तो लीनियर पेयर होती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका ऐड होकर के जो सम आएगा वो 180 आएगा। यही होता है लीनियर पेयर। अब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। ऑब्ट्यूज, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो इसमें ऑब्ट्यूज भी हो और वर्टिकली ऑपोजिट भी हो, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, है ना। तो ऑब्ट्यूज यानी कि जो बड़ा है 90 से, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि ऑब्ट्यूज है वो इसमें कौन सा है, देखो ये वाला बी ओ सी 90 से बड़ा है ये, है ना, और ए ओ डी। तो एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी, क्यों, क्योंकि देखो दिस इज़ ग्रेटर देन 90। और एक्यूट वाले ये वाले हो जाएंगे 90 से छोटे। तो एक्यूट वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं पूछे हैं, तो हमसे सिर्फ ऑब्ट्यूज पूछे थे तो हमने बता दिया, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो एडजेसेंट यानी कि अगल बगल वाले, तो अगल बगल वाले और जो कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो इसमें आ जाएगा ए ओ बी, ठीक है, और ए ओ ई। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, जिन दोनों का सम, एडजेसेंट भी हो, अगल बगल भी हो, और उनका ऐड कर दें अगर हम एंगल्स को तो सम 90 डिग्री आ जाए। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई, तो एडजेसेंट एंगल की रे कॉमन होती है, ये वाली रे। चलो नेक्स्ट देखते हैं इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल जो कि इक्वल भी हो, यानी कि 90-90 हो। तो ये देखो बी ओ ई है और डी ओ ई है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि दोनों 90 होने चाहिए, है ना, तभी इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, 90 + 90 180। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल और सप्लीमेंट्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे ये वाले, देखो ये और ये, इन दोनों का सम 180 आएगा। तो एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी, हमें सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं और जो कि अनइक्वल हो। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 180 आए, तो इसका और इसका सम 180 आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर भी बना रहा है। एडजेसेंट एंगल बट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, अगल बगल हैं बट लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो अगल बगल हैं और लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, तो ये वाले हो जाएंगे, ये वाला, ये और ये, जो सिंपल जो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आंसर था ना, वही इसका भी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई, ए ओ बी ए ओ ई और ए ओ ई और ई ओ डी, ये भी तो है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट में सिर्फ अगल बगल होते हैं, कॉमा लगेगा यहाँ पर। एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1।
2 का अब हम क्वेश्चन 1 देखने वाले हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इन स्टेटमेंट्स में कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है ये हमें बताना है। तो अगर ए और बी पैरेलल हैं तो कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बने, ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, ये किस पे लगते हैं, ये पैरेलल लाइंस पे लगती हैं। तो पैरेलल लाइन हमें बता रखा है कि ए और बी पैरेलल हैं, तो 1 पे और 5 पे क्या रिलेशन होगा। हमने पूरा अच्छे से बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन का वीडियो, उसमें समझाया हुआ है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो 1 और 5 जो है ना वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता क्या है। हमने जान लिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, उनको एक लाइन काट रही होती है। तो ये जो बाहर वाला एंगल है और इस लाइन के ऊपर वाला, मतलब दोनों लाइन के ऊपर वाला जो एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है और वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। पैरेलल लाइंस पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल काट करके जा रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल 1 और 5 आपस में इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6 भी इक्वल होंगे। एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 ये भी आपस में इक्वल हैं। कैसे, ये देखो एक Z बन रहा है और जो Z होता है ना, इस तरीके से अगर Z बन रहा है तो Z के ये वाला जो अंदर वाली साइड वाला एंगल होता है ना, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है। तो इन एंगल्स का क्या नाम है, इनका नाम है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये कैसे आपस में इक्वल हैं, ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हमारे बन रहे हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री है। तो इसमें हमें बोला गया है कि अगर इस तरीके से लाइन जा रही है हमारी, फिर से मैं आपको बना के दिखाती हूँ, दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है। तो ये जो अंदर वाला, ये वाला और ये वाला, मतलब ये जो बीचों बीच में एंगल पड़ रहे हैं, दोनों के दोनों अंदर वाले, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखनी है। एंगल 4 और एंगल 5 180 डिग्री है तो ए और बी पैरेलल होंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, इफ़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज़ 180, इंटीरियर एंगल्स इज़ 180, then lines are parallel, then lines are parallel। तो हमें ना दो प्रूफ्स करने होते हैं। एक तो ये बताना होता है कि भाई अगर एंगल इन दोनों का सम 180 है तो लाइन पैरेलल है, या फिर लाइन पैरेलल है तो सम 180 आएगा। ये दोनों ही वाइस वर्सा ट्रू होते हैं। तो इसका मतलब ये जो अंदर वाला यानी कि 4 और 5 इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा 180। तो फिर 3 और 6 का भी सम 180 होगा क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट, मतलब सॉरी, ये भी जो हैं इंटीरियर एंगल्स हैं। क्वेश्चन 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन 2 है, इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई। हमें बताना है कि भाई पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इस फिगर में कौन से हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमने सीखा था कि भाई ये पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल एक लाइन काटती हुई जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये सारे के सारे ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं। तो बहुत सारे पेयर्स बन रहे हैं इसमें। सबसे पहले मैं लिखती हूँ एंगल 1 एंड एंगल 5। देखो ये बाहर की साइड है और ये अंदर की साइड है। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 8, तो फिर एंगल 4 एंड एंगल 8, राइट। ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। और कौन से बन रहे हैं, और भी बन रहे हैं। अब जैसे ये बाहर वाला ये अंदर वाला है, ये बाहर वाला है ये अंदर वाला है, ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसी तरीके से ये अंदर वाला और ये बाहर वाला भी तो इक्वल होंगे, राइट। तो एंगल 3 एंड एंगल 7
और इसी तरीके से एंगल 2 एंड एंगल 6, कॉमा एंगल 2 एंड एंगल 6। तो 4 पेयर हमारे पास आ रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। मतलब बाहर वाला अंदर वाला आपस में इक्वल, बाहर वाला अंदर वाला इक्वल, अंदर वाला बाहर वाला आपस में इक्वल। तो 4 पेयर बन रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये 4 पेयर हमारे पास यहाँ पर बन रहे हैं। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि Z बन रहा है बट अंदर साइड। तो हमारे पास क्या आंसर आया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का? एक तो हमारा 3 एंड 5 बन रहा है ना। तो एंगल 3 एंड 5। एक और बन रहा है, जैसे ये इस तरीके का Z था, ऐसा ही Z ऐसे भी तो बनेगा। तो 2 और 8 यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 8, ये भी जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यानी कि ट्रांसवर्सल के एक तरफ इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले, ट्रांसवर्सल के एक तरफ अंदर वाले एंगल। तो एंगल 2 एंड एंगल 8, तो एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ अंदर वाले एंगल्स, साथ ही ट्रांसवर्सल के एक तरफ अंदर वाले ये भी तो हैं, एंगल 3 एंड एंगल 8, सॉरी एंगल 3 एंड ये देखो 2, एक सेकेंड बच्चों मैंने गलत लिख दिया, एंगल 2 और एंगल 5 है और एंगल 3 और एंगल 8 है, मैंने बोलते बोलते गलत लिख दिया। एंगल 2 और एंगल 5 है, एंगल 2 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 8। ये देखो एक साइड अंदर वाले एंगल, तो 2 और 5, एक साइड अंदर वाले एंगल 3 और 8। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर P इज पैरेलल टू Q, फाइंड द अननोन एंगल। तो हमें ये बता रखा है, हमें गिवन है कि P और Q जो हैं वो पैरेलल हैं और हमें एक एंगल बता रखा है बस 125 और हमें ABCDEF ये सारे के सारे एंगल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके आगे आप पहले तो इंपॉर्टेंट लिख लो, फिर उसके बाद अब आगे हम देखते हैं। तो देखो इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से बिल्कुल हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलो मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसको, क्योंकि फिर हम साइड में देखते देखते करते जाएंगे। ये हमारी फिगर है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग वगैरह सब लग जाएगा। तो एक चीज़ आप देखो कि 125 ये है राइट, और ये F है। तो F और 125 क्या लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं? बना रहे हैं ना, इस लाइन के ऊपर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, एंगल F प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180 है ना। एंगल F प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे करके लाइन जा रही है तो ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, इनका सम 180 डिग्री ही हमेशा होगा। तो ये है लीनियर पेयर, ये बन रहा है हमारे पास लीनियर पेयर। तो F की वैल्यू निकालने के लिए आप 180 में से 125 को माइनस करोगे, 180 में से 125 माइनस होगा तो एंगल F की वैल्यू क्या आएगी, 55। ठीक है, एंगल F की वैल्यू हमारे पास 55 आ गई। अब एंगल F जो है वो एंगल E के सामने है। एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F इज इक्वल्स टू 55। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, x बन रहा है, देखो ये E और ये F, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल E और एंगल F क्या हो जाएगा, 55। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब हमारे पास E और F आ गए। अब एक चीज़ देखो, ये सेम ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस हैं। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है एंगल E और एंगल A, एक बाहर वाला और एक पैरेलल लाइंस के बीच वाला। तो एंगल E और एंगल A आपस में
इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो फिर अब मैं लिखूँगी एंगल E इज़ इक्वल्स टू एंगल A इज़ इक्वल्स टू 55। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं? ये बन रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब हमारे पास A आ गया। अब A और C आपस में इक्वल हैं, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। क्यों? ये दोनों 55 हैं, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, राइट। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया? हमारे पास E आ गया, हमारे पास F आ गया, हमारे पास A आ गया, हमारे पास C भी आ गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही है और इधर साइड भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये बाहर वाला एंगल है और ये अंदर वाला, तो एंगल D और एंगल D और ये वाला 125 होगा। तो एंगल D की वैल्यू क्या होगी? एंगल D की वैल्यू होगी 125। कैसे? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ है। तो एंगल D इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों? देखो, ध्यान से देखना है बिल्कुल, ये देखो ज़रा, पैरेलल लाइंस को ऐसे काट रहा है तो अंदर की तरफ आ रहा है और ये बाहर की तरफ, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल D और एंगल B आपस में इक्वल होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल D और एंगल B क्या होंगे? 125 होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट है। तो ये आप लिख दोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो एंगल्स हैं ना, सब की वैल्यू आ गई और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.2 का अब हम क्वेश्चन 4 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये बता रखा है कि L और M पैरेलल है। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पैरेलल लाइंस पर ही जो हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो सारी पैरेलल लाइंस पर ही तो लगती हैं। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। देखो, बहुत फर्स्ट वाला जो पार्ट है, इसमें दोनों लाइंस पैरेलल हैं। ये हमें दे रखा है कि 110 है, तो ये वाला भी तो 110 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। तो हम इसको मान लेते हैं y, इधर वाले को हम y मान लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 110 होगा। क्यों? क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, हम ये वाला y क्यों माना? क्योंकि मेरे को यहाँ की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि फिर इसके बाद मेरे को लीनियर पेयर बना करके x की वैल्यू निकालनी है। तो y क्योंकि 110 है और y प्लस x इज इक्वल्स टू 180 है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ये है लीनियर पेयर। हमने ना बना रखी है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, उसमें सब कुछ कवर है। तो y की वैल्यू 110 आ गई है, x निकालना है, इज इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 110 यानी कि 70। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 70 डिग्री। सिंपल, x की वैल्यू निकालनी थी। इसको हमने y क्यों माना? हमने देखा ना कि हमें x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, कई सारे तरीके हैं। इनफैक्ट मैं इसको लीनियर पेयर के थ्रू निकाल सकती थी कि भाई ये आ जाता मेरे पास 70 और ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाता। तो या फिर मैं, और बहुत सारे तरीके हैं बेसिकली जो मैंने आपको फ़िलहाल बताया हुआ है कि भाई ये वाला आप लीनियर पेयर
बना करके निकालो, यहाँ पे y लिखो और ये वाले दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल और ये वाले दोनों लीनियर पेयर और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तो देखो x की वैल्यू बहुत इजीली दिख रही है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये दोनों। x इज इक्वल्स टू 110, सिंपल सा है। सेकंड पार्ट में x इज इक्वल्स टू 110 करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये बन रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा करस्पॉन्डिंग एंगल बन करके हमारा आंसर निकल जा रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x की वैल्यू तो बहुत ही सिंपली आ गई x की वैल्यू। अब आपको क्या निकालनी है, सेम यही तरीका है। देखो ये वहाँ पे 10 है और ये x था और यहाँ पे इन्होंने 70 दे रखा। अच्छा ओके, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, हमारा काम चल गया। तो इसमें 70 क्यों दिया था भाई, इनको भ्रमित करना था हमें क्या करते, अगर हम 70 से निकालने होता हमें वैल्यू तो हम लोगों को इस तरीके से, जैसे हमारा ये था, ठीक है। तो 70 से तो वैसे कोई तुक बनता नहीं है कुछ भी निकालने का, क्योंकि सिंपली हम लोगों का करस्पॉन्डिंग एंगल हमें दिख रहा है, तो 70 की जाने की ज़रूरत नहीं है। 70 आपको ऐसे ही परेशान करने के लिए जाता। तो x की वैल्यू 110 है, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्वेश्चन अब हम 5 देखते हैं। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ 2 एंगल्स आर पैरेलल, मतलब ये और ये दोनों पैरेलल हैं। तो हमें बताना है अगर ABC 70 है, ABC, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ABC की वैल्यू 70 है। तो हम लोगों को DGC यानी कि ये और ये फाइंड आउट करना है। तो ये तो देखो सिंपली करस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DGC इज इक्वल्स टू 70, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है। सबसे ज़्यादा आपके जो सॉल्व होते हैं ना इजीली, वो करस्पॉन्डिंग एंगल से ही सॉल्व होता है। आपकी बुक में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल करस्पॉन्डिंग एंगल के दिए हैं। देखो पैरेलल लाइन है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। ई और ये वाला भी करस्पॉन्डिंग है। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो एंगल DGC इज इक्वल्स टू एंगल DEF इज इक्वल्स टू 70। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं। ये दोनों क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। ये भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही हैं। ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, क्योंकि देखो एक पैरेलल लाइन के ऊपर साइड आ रहा है और ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। देखो क्वेश्चन 6 जो है इसमें हमें बोला गया है इन द गिवन बिलो फिगर डिसाइड वेदर L इज़ पैरेलल टू M, मतलब ये और ये हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो हमें बताना है कि भाई पैरेलल है या नहीं, यानी कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लगा करके। तो इसमें हमें 2 एंगल्स गिवन है और दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इंटीरियर, अगर पैरेलल लाइंस के बीच में 2 इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, तो उनका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सम ऑफ, प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल ये होती है, इसके सेम साइड पर जो भी एंगल्स होते हैं ना उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। देखते हैं इसका 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 126 प्लस 44 नहीं आ रहा, ये आ रहा है 170। तो 170 नॉट इक्वल है 180 के, इसलिए ये पैरेलल नहीं है। तो इसलिए ये फर्स्ट वाला मैं आपको करवा रही हूँ, L इज़ नॉट पैरेलल टू M। L जो है वो L के पैरेलल नहीं है। L और M आपस में पैरेलल नहीं है, भले देखने में लग रही हैं। L एंड M आर नॉट पैरेलल। क्यों, देखो इसका रीज़न ये है कि ये जो इंटीरियर एंगल्स है ना इनका सम 180 नहीं है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज़ 180। अगर होता तो
एल और एम पैरेलल होते, बट ऐसा नहीं है, 180 इनका सम नहीं है, इसलिए एल और एम पैरेलल नहीं है। 180 होता तो पैरेलल होते, 180 नहीं है तो पैरेलल नहीं है। चलो ये तो पैरेलल दिख ही नहीं रही है तो सिंपल ही हो गया, बट चलो कोई बात नहीं, करते हैं। ये सेकंड पार्ट में x जो है वो 75 होगा। कैसे? अगर पैरेलल है तो फिर 180, मतलब ये इसलिए होगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। अगर पैरेलल है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो अगर ये वाला 75 है, हाँ, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, फिर से वही वाली प्रॉपर्टी, ये ट्रांसवर्सल है ना, ये वाली ट्रांसवर्सल आ रही है और इस वाले का, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए, और ये 75 है वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। 75 + 75 क्या होता है? 75 + 75 तो 150 होता है ना, और 150 180 तो नहीं होता, इसलिए therefore L is not parallel to M। तो L जो है वो M के पैरेलल नहीं है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में? अगर पैरेलल होती तो ये दोनों इक्वल होते, तो ये वाले और ये वाले जो है इन दोनों का सम क्या होना चाहिए था? 180 होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 इफ लाइन्स आर पैरेलल, बट नहीं है, इसलिए ये पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 3 है। अब हमें बताना है कि ये फिर से पैरेलल है या नहीं है। फिर से वही सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, y = 57 होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब फिर से देखो, दो पैरेलल लाइन हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए, राइट। करके देखते हैं कि y की वैल्यू 57 आई है हमारी, तो 57 + 123, क्या ये? नहीं, ये तो 170 कुछ आ रहा है, 170 आ रहा है, और 170 180 तो नहीं होता है ना, इसलिए एज आप लिखेंगे एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of transversal is not 180 degree। फिर लिखेंगे hence L is not parallel to M। क्योंकि भाई इनका सम, इन दोनों का सम 180 नहीं है, इसलिए पैरेलल नहीं है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट, राइट। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में फिर से मतलब इन्होंने जो भी दिया है ना, चारों में से कोई भी पैरेलल नहीं है, तो दिख ही रहा है। अब इसमें देखो, इन दोनों का सम अगर 180 आया तो ये पैरेलल हो जाएंगे, बट नहीं आएगा। 7 जो है वो Z जो है वो 72 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट है। और Z + 98 180 होना चाहिए, बट क्या होगा? तो Z की वैल्यू 72 है, 72 और 98 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 170 आएगा। क्या ये है 180? नहीं है, नहीं है ये 180। तो इसलिए फिर से हम वही लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सेम है, चारों में सेम ही रीज़न देना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
इज़ नॉट 180। फिर आप लिखेंगे देयरफॉर L इज़ नॉट पैरेलल टू M। तो ये हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।